तो बच्चों नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज थर्मोडायनामिक्स। तो क्या होता है बच्चों थर्मोडायनामिक्स? थर्मोडायनामिक्स बच्चों एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम समझते हैं कि अगर हम बॉडी को हीट प्रोवाइड करें तो उसके अंदर कैसे वर्क डन होगा कि नहीं होगा, उसके अंदर कोई इंटरनल चेंजेस आएंगे नहीं आएंगे, उसके शेप में, उसके साइज में, या उसकी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंजेस आएंगे कि नहीं आएंगे, कैसे एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, कैसे ट्रांसफर हो रही है। तो ये सारे के सारे प्रोसेस को बच्चों कौन गवर्न करता है? लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गवर्न करता है। तो थर्मोडायनेमिक्स के आप सभी को पता है, लॉज बताए गए जिसमें जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ बताए गए। ठीक है। तो इन सब लॉ में बच्चों ये बताया गया कि कैसे हीट, वर्क और टेम्परेचर रिलेट हो पाते हैं एनर्जी से, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर से। और जब हम कोई बॉडी को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंजेस आ रहे हैं, क्या उसकी स्टेट में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है। तो ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं। मैं लिखवाऊंगा अभी, पहले समझ लो। तो मैंने एक टर्म लिया है यहाँ पे, देखो, जब हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो हीट को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या इसकी वजह से इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज आता है? क्या उसके थ्रू कोई वर्क डन होता है? अब वर्क डन तभी होगा ना, ध्यान से करो, हमने क्वेश्चन किया था, कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम हीट प्रोवाइड करते हैं या तो वो एक्सपेंड होगा या वो कंप्रेस होगा। तो उसकी वजह से बच्चों वर्क डन होगा, कुछ ना कुछ उसकी वजह से वर्क डन होगा। हो सकता है उसकी वजह से कुछ इंटरनल एनर्जी भी एक्सपेंड या इंक्रीज करे या डिक्रीज करे। तो ये चीज हम स्टडी करने वाले हैं, कैसे होगी वो भी हम समझेंगे। टाइप ऑफ प्रोसेसेस हम समझेंगे, जैसे आपने बोला था डायबिटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, ठीक है, आइसोथर्मल, इन टाइप की प्रोसेस को हम समझने की कोशिश करेंगे। और डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस में क्या क्या स्टेट्स चेंज होते हैं। तो बार बार मैंने स्टेट्स के नाम बताऊं बच्चों, ये कुछ स्टेट्स होते हैं जिनके बारे में हम स्टडी करते हैं। लाइक पहला होता है मेजरली प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, विच आर नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन मास है, कंपोजिशन है, इनको हम थोड़ा कम स्टडी करते हैं। इसमें हम इनको मेजरली स्टडी करते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो अगर मैं हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ उनको, तो इनमें से कौन से चीज चेंज होते हैं, कौन से नहीं चेंज होते हैं, तो इनके बारे में भी स्टडी किया जाता है। ठीक है। और ये सारे के सारे वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल इन द सेंस कि कुछ पोर्शन चेंज होंगे, कुछ स्टेट चेंज होंगे, कुछ स्टेट चेंज नहीं होंगे। तो इसलिए उनको क्या बोलते हैं बच्चों? स्टेट वेरिएबल्स बोलते हैं। दीज आर द वेरिएबल विच विल बी चेंज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ प्रोसेस, कौन सी उसके बेसिस पे वो चेंज होते हैं। फिर आता है बच्चों आपका सिस्टम ऑफ सराउंडिंग। अगर देखा जाए तो सिस्टम तो हम क्या करते हैं, जैसे हम कोई ऑब्जेक्ट को हम स्टडी कर रहे हैं, स्मॉल पोर्शन को हम स्टडी कर रहे हैं, इसको छोड़ के बाकी सब क्या है बच्चों? सराउंडिंग ही है। इसको छोड़ के बाकी सब क्या है? सराउंडिंग। जैसे हमने हीट ट्रांसफर में आपको याद हो तो हमने कौन सा समझा था कि मान के चलो एक बॉडी है, हमने बॉडी माना था, और बाकी को क्या माना था बच्चों? सराउंडिंग माना था। सराउंडिंग टेम्परेचर बताया था ना, टीएस। और ये क्या बताया था बच्चों? टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बताया था। तो ये सराउंडिंग टेम्परेचर है। एक्सेप्ट द बॉडी एवरीथिंग इज सराउंडिंग। ठीक है। एक्सेप्ट द बॉडी, एक्सेप्ट द सिस्टम, एवरीथिंग इज सराउंडिंग। सिस्टम क्या है या बॉडी क्या है? जिसको हम स्टडी करेंगे, वी विल चेक वेदर देयर स्टेट वेरिएबल्स आर चेंजिंग और नॉट। तो ये पूरा का पूरा थर्मोडायनेमिक्स में हम ओवरऑल स्टडी करने वाले हैं। ठीक है। तो लिखो, लिखो बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, thermodynamics is the branch of physics that studies how that studies how heat heat work, temperature relate to relates to energy, physical property of matter, energy, physical properties of matter. It also discusses it also discusses how energy is converted how energy is converted
and transferred in physical and chemical processes based on four laws of thermodynamics. Based on four laws of thermodynamics. ठीक है बच्चों। तो मैं जो कह रहा था, मान के चलो ये आपका सिस्टम हो गया जिसको हम स्टडी करेंगे। बाकी सारा क्या है बच्चों आपका? सराउंडिंग। सिस्टम को छोड़ के एवरीथिंग इज सराउंडिंग। ठीक है। एवरीथिंग क्या है? सराउंडिंग। स्टेट वेरिएबल्स में आपको बता ही चुका हूं, लिख लो। स्टेट वेरिएबल्स आर स्टेट वेरिएबल्स आर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, that define the state of system, that define the state of system, that define the state of system. Their values are changed depending on depending on how system reacts, how system reacts. ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर हो गए सभी को? हाँ जी। यस सर। ठीक है। यहाँ पे बच्चों दो टाइप की इक्विलिब्रियम होती है। एक होता है थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम, सेकंड होता है बच्चे थर्मल इक्विलिब्रियम। मेरे ख्याल से थर्मल इक्विलिब्रियम में तो आपको बहुत आराम से समझ में भी आ गया होगा। ऐसी दो बॉडीज या ऐसी दो सिस्टम, उनको तब हम थर्मल इक्विलिब्रियम बोलेंगे जब वो दोनों के दोनों सेम टेम्परेचर पर होंगे। दोनों के दोनों सेम टेम्परेचर पे होंगे, उसको क्या बोलेंगे बच्चों? थर्मल इक्विलिब्रियम। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि एक ही सिस्टम को भी हम थर्मल इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं अगर वो टाइम के साथ अपना टेम्परेचर चेंज नहीं करता है। टाइम के साथ अपना टेम्परेचर चेंज नहीं करता तो वो सिस्टम को भी हम थर्मल इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं। मान के चलो कि अभी टेम्परेचर उसका 16 डिग्री था, तो 10 मिनट के बाद भी 16 है, 16 घंटे के बाद भी 10 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो उसको हम थर्मल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में बच्चों जो मेजरली हमने पढ़ा है ना, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, अगर वो कांस्टेंट है, मास, कंपोजिशन, वो अगर चेंज नहीं हो रहे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम बोलेंगे क्या बच्चों? थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम बोलेंगे। उसी का एक पार्ट है थर्मल इक्विलिब्रियम जिसमें ओनली टेम्परेचर कांस्टेंट होना है। तो लिख लो, a thermodynamic system is said to be a thermodynamic system to be in thermodynamics equilibrium when pressure, volume, temperature, etc. of the system do not change with time, do not change with time, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा। एग्जाम्पल में बोल सकते हो जैसे कि मास का, जैसे कि एक रिजिड कंटेनर, रिजिड का मतलब कि बिल्कुल टाइट है, आयरन का कंटेनर है, कोई भी रिजिड बॉडी है उसका कंटेनर है, और उसमें गैस फिल्ड है, और ये थर्मली भी क्या है बच्चों? इक्विलिब्रियम में लगे, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा इसका। ठीक है। तो ऐसा कंटेनर जिसमें गैस है अंदर और उसके कोई भी पैरामीटर, उसके कोई भी वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा है,
तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों? थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम बोलेंगे उस बॉडी, उस सिस्टम को। क्लियर हो गया बच्चों, यस और नो? अच्छा। यस सर। अब आ गया थर्मल इक्विलिब्रियम, अब तो सिंपल ही हो गया, लिख लो। ए सिस्टम इज सेड टू बी थर्मली इक्विलिब्रियम। ए सिस्टम इज सेड टू बी थर्मली इक्विलिब्रियम if its temperature does not change with time. Its temperature does not change with time. Its temperature does not change with time. ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो कि कोई बॉडी है, ठीक है। उसका इनिशियली टेम्परेचर है बच्चों 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसको हम एटमॉस्फेयर में ले आए, ठीक है। एटमॉस्फेयर में है बाहर, मान के चलो कितना डिग्री सेल्सियस? 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब होगा क्या? आपको पता हीट ट्रांसफर होगी, आपको पता हीट कैसे ट्रांसफर होती है, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, हम पढ़ चुके हैं। अब ऐसे समय भी तो आएगा ना, ऐसे समय भी आएगा कि ये बॉडी और दूसरी वाली बॉडी दोनों एक फाइनल टेम्परेचर पे आने, मान के चलो 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस पे आ गए। अब चेंज नहीं हो रहा, ना ही ये चेंज हो रहा है ना ही ये चेंज हो रहा है, तो दोनों के दोनों बॉडी किस पे आ गए बच्चों? थर्मली इक्विलिब्रियम पे आ गया, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको भी हम बोल सकते हैं थर्मली इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सभी को यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। हाँ जी यस सर। सर। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट आएगा आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखो, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने कोई बड़ी बात नहीं बोली, उसने सिंपल ये बोला कि मान के चलो एक ए बॉडी है, ए और बी बॉडी बच्चों थर्मल इक्विलिब्रियम है आपस में। थर्मल इक्विलिब्रियम समझ गए कि मतलब कि ए और बी के बीच में, जैसे ए भी टेम्परेचर टी पर है और बी भी टेम्परेचर टी पर है। फिर बोला, ध्यान से देखो, ए और सी भी हैं ऐसे आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब अभी भी तो ए टेम्परेचर टी पर है और सी भी टेम्परेचर टी पे। तो समझो फिर बी और सी भी आपस में क्या होंगे? सर ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम होंगे। सोचो, पहले क्या बोला मैंने, ध्यान सुनो। अगर ए और बी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम है, ए और सी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम है, देन बी एंड सी विल बी आल्सो बी थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। यही सिंपल किसने बोला बच्चों? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसको आर एच फॉवर ने इसको एक्सप्लेन किया था। पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस डेफिनेशन वाइज लिख लो, लिख लो। इफ इफ अ सिस्टम ए is in thermal equilibrium with, if system A is separately, लिखना बच्चों, if system A is separately thermally equilibrium with B and C, system B and C, then system B and system C will also be thermally equilibrium with each other. System B and system C will also be thermally equilibrium with each other. ठीक है। अब टाइप ऑफ प्रोसेस जानने से पहले या फिर और भी चीज जानने से पहले बच्चों, कुछ कुछ बेसिक फंडामेंटल हम बना लेते हैं, ताकि हमें जब हम क्वेश्चन करें या फिर हम जब हम कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि पहला आता है बच्चों, वर्क डन बाय गैस। इसको समझते हैं, देखो, वर्क डन बाय गैस। मान के चलो बच्चों एक कंटेनर है, साथ साथ लिखना मेरे, ठीक है। इसके ऊपर बच्चे मान के चलो कि एक
एक पिस्टन है, मान के चलो पिस्टन मान लो, ऐसे मान लो एक पिस्टन है बच्चे, ठीक है। इसमें गैस फिल्ड है बच्चे। अब मान के चलो मैंने इसको बच्चों हीट प्रोवाइड किया। आपको पता है जैसी हीट प्रोवाइड होगी, ठीक है, जो प्रेशर था बच्चों गैस का, बल्कि तो मैं सबसे पहले बोलूंगा जब हीट प्रोवाइड होगी तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे बच्चों, वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे। जो मॉलिक्यूल्स होंगे गैस के वो क्या करेंगे बच्चों, वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे, वो अपने आप को एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही वो एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता है प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट अपॉन एरिया। अब मान के चलो थ्रस्ट तो बच्चे यहाँ पे लगाएगा प्रेशर, क्योंकि ये तो रिजिड कंटेनर तो मूव नहीं करेगा, यहाँ पे लगाएगा प्रेशर, या बोलूंगा यहाँ पे फोर्स लगाएगा एक तरीके का, यहाँ पे फोर्स लगाएगा। और फोर्स लगाने से मान के चलो कंटेनर क्या होगा, हल्का सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। और इसके शिफ्ट होने से क्या हुआ बच्चों, जो गैस के मॉलिक्यूल थे इस एरिया में भी आ गए, इन बीच वाले एरिया में भी आ गए। तो मान के चलो कितना शिफ्ट हुआ बच्चे, ये ऊपर से नीचे से ऊपर एक्स डिस्टेंस शिफ्ट हुए। और लेट सपोज इस एरिया इज द एरिया ऑफ पिस्टन मान के चल सकते हैं हम। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि वर्क डन क्या होता है, हमने वर्क डन पढ़ा, वर्क डन होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट होता है ना। यहाँ पे बच्चों क्योंकि गैस एक्सपैंड कर रही है तो हम लेके चलेंगे बच्चों, गैस की वजह से जो वर्क डन होगा दैट विल बी स्मॉल क्वांटिटी, और वो क्या होगा बच्चों, एंड फोर्स। अब सर फोर्स तो आपने बताया नहीं, लेकिन हमें पता है बच्चों जो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या हो जाएगा सर, फोर्स हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया हो जाएगा। एरिया हमें पता है, प्रेशर हमें पता है, हाँ ये पता है, पी गैस मतलब एक्सपेंड करने लग जाएगा। तो मैं फोर्स की जगह देखो क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं पी गैस एरिया डॉट। अब यहां देखो कितना डिस्टेंस एक्सपेंड किया बच्चों, इसको स्मॉल डिस्टेंस मान लो dx, कितना मान लो इसको छोटा डिस्टेंस है dx, तो यहाँ पे आ जाएगा dx। एक और चीज, प्रेशर देखो ऊपर की तरफ लग रहा है, डिस्टेंस भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट में कॉस एंगल कितना आ जाएगा सर, वो आ जाएगा जी, क्योंकि दोनों के दोनों ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो आपका जो वर्क डन हो गया, ध्यान से देखो वर्क डन हो गया, वो हो गया पी गैस ए इंटू डी एक्स। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। सर। हाँ सर। अब मुझे बताओ एरिया इंटू लेंथ होता है क्या बच्चों, एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम। वॉल्यूम। सर एक तरीके का वॉल्यूम भी तो चेंज हो रहा है, बिल्कुल बात सही है, वॉल्यूम में चेंज होता था जैसे जैसे बच्चों इसको मैं हीट प्रोवाइड करता रहूंगा। अभी मुझे ये नहीं जानना मैं कितनी हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो अभी आके जाके आएगा, बस मुझे अभी ये जानना है कि मैं वर्क डन कैसे निकालूंगा। अभी तक मेरा बस ये काम है कि मुझे वर्क डन कैसे निकालना है। तो मैंने क्या किया दोबारा समझो, मैंने हीट और ज्यादा प्रोवाइड किया बच्चे, और ज्यादा रैंडम मोशन होगा, और ज्यादा रैंडम होने से क्या होगा बच्चों, गैस और ज्यादा एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगी, वो पिस्टन और ज्यादा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, पिस्टन और ज्यादा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और जैसे पिस्टन और ज्यादा शिफ्ट होगा तो उसका वॉल्यूम चेंज होता जा रहा है। तो मैं ए इंटू डी एक्स को, क्योंकि ए फिक्स है लेकिन लेंथ तो चेंज हो रही है ना, इसकी जगह बच्चों में यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम में लिख सकता हूँ। तो जो आपका फाइनल रिजल्ट आ गया वो ये आ गया, ये हो गया आपका चेंज इन वॉल्यूम। और अगर मैं तुझे ओवरऑल गैस निकालने बच्चों उसके तरफ वर्क डन निकालना तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब आपको लग रहा होगा सर पी गैस तो हम बाहर भी तो ले सकते हैं, आपको ऐसा पता प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, देखो यहाँ पे तो प्रेशर चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है ना। कई प्रोसेस में आपको भी पता है बहुत सारी प्रोसेस उसमें कहीं में प्रेशर चेंज नहीं होता है, वहां पे आप बाहर ले सकते हैं, लेकिन पहले बाहर नहीं लेना। अभी एज इट इज जैसा फॉर्मूला है उसको वैसे ही यूज करना, हमने ऐसा यूज कर लिया। यहाँ तक लिख लिया बच्चों सभी ने। यस सर। अब एक चीज बताओ,
अगर इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, ध्यान सुनो, अगर इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डीवी क्या होगा, इंक्रीज करेगा ना बच्चों। चेंज इन वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, और चेंज इन वॉल्यूम इंक्रीज करने से वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा वर्क। और अगर वॉल्यूम क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, मतलब कि चेंज इन वॉल्यूम क्या हो रहा है बच्चों, नेगेटिवली हो रहा है, तो उसकी वजह से गैस क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ पे तो बच्चों एक्सपेंड कर रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है बच्चे, गैस कंप्रेस कर रहे हैं। अब इसको ना थोड़ा सा डीप में जाने की कोशिश करना है, डीप इन द सेंस कि हमें पहले बेसिक फंडामेंटल भी जानने हैं। हो सकता है आपके माइंड में शायद कुछ क्वेश्चन आ रहे होंगे, सर ये कंप्रेस कैसे कर सकता है। कंप्रेस ऐसे कर सकता है बच्चों, मान के चलो आप आए और आपने यहाँ पे फोर्स लगा दिया। आप भी तो लगा सकते हो फोर्स अपना, आपने हाँ एक जी। एक्स फोर्स लगाया। क्या मैंने प्रेशर को चेंज किया, सर नहीं किया। तो आपके फोर्स की जो एक्सटर्नल फोर्स है उसकी वजह से भी तो बच्चा वॉल्यूम कम हो रहा है कि नहीं हो रहा वॉल्यूम कम, सर कम कम तो हो रहा है। इसकी हाँ वजह जी। से बच्चों क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रही है। सिंपल सा लॉजिक। सर में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर हाँ है। जी सर। ठीक है, चलो मान के चलो कोई एक्सटर्नल प्रेशर आप नहीं लगा रहे, फोर्स नहीं लगा रहे हो, लेकिन एक चीज बताओ, सर ये ओपन है, ओपन की वजह से कौन सा प्रेशर आता है, सर एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता है। क्या मैंने यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कोई कॉन्सेप्ट लेके आया, नहीं लेके आया, क्यों, क्योंकि मुझे तो केवल वर्क डन बताना था बाय गैस, गैस की वजह से वर्क डन निकालना है। मैंने क्या ये बोला ओवरऑल वर्क डन बताओ, मैंने तो बताया नहीं, पूछा ही नहीं आपसे। अगर मैं पूछता ओवरऑल वर्क डन बताओ, तब आप बोलते सर एक गैस की वजह से वर्क डन होगा, क्योंकि सर एटमॉस्फेरिक है इसकी वजह से वर्क डन होगा। हाँ, एटमॉस्फेरिक की वजह से सर नेगेटिव हो, क्यों, सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नीचे की तरफ लग रहा है, पिस्टन मेरा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसकी वजह से बच्चों नेगेटिव वर्क डन। गैस मेरा ऊपर की तरफ लग रहा है, पिस्टन में मेरा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसकी वजह से बच्चों पॉजिटिव वर्क डन होगा। तो ऐसा कुछ समझना नहीं है कि पता नहीं कौन सी बड़ी चीज आ गई है, केवल ये समझना है कि पूछा क्या है। मैंने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था वर्क डन बाय गैस, तो मैं गैस की वजह से वर्क डन बोल रहा हूँ। अगर मैं पूछूं वर्क डन बाय ओवरऑल सिस्टम, तो आप यहाँ पे बच्चे फोर्स की जगह पुट करते हैं यहाँ पे प्रेशर ऑफ गैस माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू लगा देते हैं वॉल्यूम। ये होता बाय द सिस्टम, सिस्टम ओवरऑल सिस्टम में कौन कौन कैसे वर्क डन करना है। समझ में आगे सभी को यहाँ तक अच्छे से, कोई सर। दिक्कत तो नहीं है। जब गैस बोला नो तो सर। गैस से निकालूंगा बस, मैं और किसके ऐसे नहीं निकालूंगा। क्लियर, यस सर। ठीक हाँ है। दूसरा, अब आपने हमने बच्चों स्टेट वेरिएबल पढ़ लिया, हमने पता चल गया सर पीवीटी होते हैं। अब ऐसे भी तो हो सकता है बच्चों की, मान के चलो कि एक सिस्टम है, उसमें इनिशियल बच्चे वैल्यू है P1 T1 V1, कुछ मैंने इसको हीट प्रोवाइड की या फिर इससे हीट छीन ली, ठीक है, कूलिंग कर दिया, कुछ भी कर दिया मैंने, तो हो सकता हो इसके क्या क्या हो सकता है बच्चों, या तो प्रेशर चेंज हो सकता है ओनली, या टेम्परेचर चेंज हो सकता है, या वॉल्यूम चेंज हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, तीनों में से कोई एक चेंज हो सकता है, इन तीनों में से भी एक चेंज से दूसरे किस में भी चेंज ला सकते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे कम्बिनेशन बनते हैं, उन्हीं कम्बिनेशन प्रोसेस से, उन्हीं कम्बिनेशन से बच्चों हमने डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस बताए गए, जिसमें आपका सबसे पहला प्रोसेस आता है बच्चों आइसोकोरिक प्रोसेस। वैसे आपको पता ही होगा आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है बच्चों। वॉल्यूम कांस्टेंट। वेरी गुड, इट इज द प्रोसेस इन विच, लिख लो, इट इज द प्रोसेस इन विच द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज सेम या कांस्टेंट, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज सेम। अगर वॉल्यूम, ध्यान सुनो, अगर वॉल्यूम मेरा कांस्टेंट है या सेम है, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा,
सर वो तो जीरो हो जाएगा। जीरो। अगर चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो गया तो भाई साहब मेरे को बताओ वर्क डन बाय गैस कितना हो जाएगा। अरे सर कैसे बात कर रहे हो, जीरो ही तो होगा, अभी आपने समझाया दीदी। ये क्या हो जाएगा, जीरो। ये बात समझ में आ गई सभी को, यस और नो, क्लियर हाँ जी सर। यस सर। है ना। मैं एक छोटी बात बताना भूल गया, मुझे अभी याद आया, वो मुझे बतानी थी, ध्यान से देखो। अगर ग्राफ में कुछ ऐसा, ये वी है और ये पी है, अगर ऐसे कांस्टेंट ग्राफ है, फिर तो मेरा ये जो भी वर्क एरिया अंडर दी पी एन वी हो गया ना बच्चों, देखो इसका मतलब क्या हो गया, व्हाट डू मीन बाय दिस वन इज द वर्क डन इज द एरिया अंडर द प्रेशर एंड वॉल्यूम ग्राफ, ये तो हो गया, लिख लो। वर्क डन बाय द गैस कैन बी कैलकुलेटेड बाय calculating the area of calculating the under the graph of area under the graph of pressure and volume of gas, pressure and volume of gas। दूसरा केस क्या हो सकता है बच्चों, ध्यान से देखो। दूसरा केस ये हो सकता है कि टाइम के साथ बढ़ते बढ़ते वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो याद करो मैंने बताया जब वॉल्यूम बढ़ता है तो वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, सर पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव। वर्क डन। अच्छा इस वाले प्रोसेस में क्या चीज कांस्टेंट है, कोई बताएगा मेरे को, प्रेशर कांस्टेंट है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। प्रेशर। 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 प्रेशर कांस्टेंट है, इसलिए कुछ ना कुछ तो क्या होगा बच्चे यहाँ पे, सर कुछ ना कुछ तो वर्क डन तो होगा ही होगा, मानते हो कि नहीं मानते, है ना, यहाँ हाँ पे जी सर। होगा। लेकिन अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो उस केस में क्या होगा बच्चे आपका, नेगेटिव अप डाउन। नेगेटिव। नेगेटिव। तो हम वापस आते हैं, हम क्या कर रहे थे बच्चे, आइसोकोरिक प्रोसेस, और आइसोकोरिक में हमने क्या देखा, हमने देखा कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट डीवी जीरो है, वी गैस कितना हो गया, जीरो हो गया। हम सभी ने इक्वेशन पढ़ी है, हम सभी ने इक्वेशन पढ़ी है, क्या पढ़ी है सर, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अगर सर वॉल्यूम कांस्टेंट है, एन तो कांस्टेंट होता ही होता है, आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट होता है, तो पी किसके बराबर आ गया सर, पी हो गया एन आर अपॉन वी इंटू टी। ये आ गया, ध्यान समझो, यही तो हो गया कि P इक्वल टू एन आर वी इंटू, ठीक है। हाँ जी सर। इसका मतलब कि ध्यान समझो, इसका मतलब कि आप कैसे कैसे ग्राफ बना सकते हो, ध्यान से समझते हैं, देखो। पहला ग्राफ, पहला ग्राफ तो ये होगा, मैं बनाना चाहता हूँ वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में। सर एक चीज बताओ, अभी तो आपने बोला कि वॉल्यूम सेम ही रहेगा, अब कितना भी टेम्परेचर बढ़ जाए उससे क्या ही मतलब है। बिल्कुल सही बात है, इसका मतलब कि मेरी लाइन कैसे आएगी बच्चों, ऐसे क्वेश्चन लाइन है, कितना भी टेम्परेचर बढ़ा लो, कितना भी टेम्परेचर बढ़ा लो वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम सेम है। सिमिलरली, सिमिलरली कितना भी प्रेशर बढ़ा लो, वॉल्यूम क्या रहेगा, सर सेम रहेगा, सेम रहेगा। कांस्टेंट। सर में आ गया बच्चे यहाँ तक, यस और नो, यस यस। सर। ठीक है। और अब मैं P और T के बीच में रिलेशन देखना चाहता हूँ, देखो दो ग्राफ तुमने बना दिए, P और T। अगर आप इसको ध्यान से देखो, क्या प्रेशर चेंज हो सकता है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, सर क्यों नहीं हो सकता, जैसे कि मान के चलो कि कोई एक रिजिड कंटेनर है, ठीक है, रिजिड कंटेनर है, रिजिड कंटेनर, ठीक है, इसके अंदर गैस है मान के चलो, इसको मैंने हीट प्रोवाइड करी बच्चों, तो मान के चलो पहले था प्रेशर यहाँ पे V1, टेम्परेचर था T1 और वॉल्यूम था V, ठीक है। लेकिन उसकी स्टेट चेंज हुई, लेकिन स्टेट में वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, प्रेशर आ गया P2, टेम्परेचर आ गया T2 और वॉल्यूम में चेंज नहीं आया। इसका मतलब कि प्रेशर और टेम्परेचर साथ साथ वेरी कर रहे हैं,
और अगर साथ साथ वेरी कर रहे हैं, इसको मतलब कि पी और टी वेरी कर रहे हैं, तो ये तो बीच वाला पोर्शन कांस्टेंट हो गया। तो क्या ये इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स को फॉलो नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। और आपको पता है y इज इक्वल टू एम एक्स कैसी इक्वेशन होती है? सर स्ट्रेट लाइन होती है। और इसका स्लोप क्या होगा? अगर एंगल थीटा है तो टेन थीटा किसके बराबर आ जाएगा बच्चों? जो इसका स्लोप है। कोई बताएगा मेरे को इस लाइन का स्लोप क्या है? आर इस अपॉन लाइन वी। एन आर अपॉन में वी है, बस खत्म। समझ में आ गया सभी को? यस और नो? हाँ जी। यही तो होता है ना स्लोप एम, वो ये रहा स्लोप, वही टेन थीटा के बराबर आ गया। ठीक है। कई बार, एक बार ऐसा भी क्वेश्चन आया था कि मेरे को प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ था, तो ये वाला तो था ही था, इस बार ऐसा ग्राफ दे दिया था उन्होंने, वॉल्यूम इधर, प्रेशर इधर। तो अगर मैं ऐसी लाइन बनाऊं, तो पहले समझा करो ये क्या मतलब है। सर सर। वॉल्यूम चेंज, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, ये तो गलत स्टेटमेंट हो गई। स्टेटमेंट हाँ क्या जी। थी? स्टेटमेंट थी सर वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए, प्रेशर चाहे बढ़े चाहे घटे। ये रहा। समझ में आ गया? हाँ जी सर। जो, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ रहा है या घट रहा है, बस इस वजह से। इसमें आप ये भी चीज कर सकते हो, सर टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे हीटिंग हो रहा है, वापस आ रहा है, मतलब कम हो रहा है, तो यहाँ पे कूलिंग हो रहा है। आपको पता है हीट के बढ़ने से प्रेशर बढ़ रहा था, और कूलिंग प्रोवाइड करने से प्रेशर कम हो रहा था, लेकिन वॉल्यूम में फर्क नहीं पड़ा था। ऐसे सिमिलरली ऊपर की तरफ जाते हुए हीटिंग है, और नीचे की तरफ आते हुए बच्चे कूलिंग है। तो ये हमारा खत्म हो गया कौन सा? आइसोकोरिक। अभी पूरा खत्म नहीं हुआ, अभी बस मैं डिफाइन कर रहा हूँ बेसिक चीजें, अभी फिर दोबारा आएंगे सारी की सारी चीज, इन्हीं को ही पढ़ते रहेंगे बार बार। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? हाँ जी सर। यस सर। यस नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट भी पढ़ रखा है आपने, आइसोबारिक प्रोसेस। क्या होता है बच्चों आइसोबारिक प्रोसेस? प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कौन, बिल्कुल सही बात। आइसोबारिक याद कैसे करना है? सर हमने बार कहीं पढ़ा था बच्चों, बार बार। अबे बार वो वाला यूनिट बार, यस सर। कौन सा बार? सर यूनिट होती है प्रेशर की प्रेशर यूनिट। की। हाँ, तो इस वजह से यहाँ पे क्या है? प्रेशर। लिख लो। ए प्रोसेस इज सेड टू बी आइसोबारिक, ए प्रोसेस इज सेड टू बी आइसोबारिक इफ द प्रेशर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज, और वी कैन से दैट गैस एक्सपैंड और कंप्रेस वेरी स्लोली, गैस compressed और expand very slowly against constant force, against constant force। इसको समझना देखो बच्चों अच्छे से, टफ नहीं है ये भी, तो मान के चलो ये कंटेनर है, ठीक है बच्चे? ये मान के चलो आपका क्या है? मासलेस पिस्टन है। अभी हमने इसको मासलेस माना है, ठीक है? इसके अंदर गैस है, मैंने इसको जैसे ही बच्चों हीट प्रोवाइड करी एक्सटर्नल, तो आपको पता प्रेशर तो चेंज होगा, तो पी तो ऐसे ही रहेगा, टेम्परेचर चेंज होगा, वॉल्यूम है V1। तो जैसे हीट प्रोवाइड करने के बाद क्या होगा? क्या पिस्टन मूव कर सकती है? सर कर तो सकती है अब, क्योंकि सर इस बार प्रेशर तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन टेम्परेचर चेंज होगा और वॉल्यूम में चेंज हो सकता है। और वॉल्यूम चेंज होने के लिए बच्चों पिस्टन का मूव होना जरूरी है, या तो ऊपर जाएगी या तो फिर नीचे जाएगी। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ अभी के लिए ये मासलेस पिस्टन है, अभी के लिए। अभी सेकंड केस में मैं लेके चलूंगा किसी कुछ ना कुछ मास है, ठीक है?
और इसका एरिया है ए, एरिया इसका है एरिया ए, एरिया ऑफ पिस्टन। अब होता क्या, देखो मैंने लास्ट में स्टेटमेंट लिखवाया था, आराम से समझो। गैस एक्सपेंड कर रही है, क्या गैस ने एक्सपेंड किया इस केस में? यस सर किया। लेकिन कैसे किया? कांस्टेंट फोर्स के अंगेंस्ट में किया, बहुत धीरे धीरे चलेगी, वेरी स्लो प्रोसेस होते हैं बच्चों, वेरी स्लो प्रोसेस। क्यों? क्योंकि सर प्रेशर का जो डिफरेंस है ना टॉप में और बॉटम में ऑलमोस्ट जीरो है, ऑलमोस्ट जीरो है। कैसे? देखो आपका कांस्टेंट प्रेशर तो नीचे ही है, ऊपर की तरफ से कौन सा कांस्टेंट प्रेशर है? क्योंकि मैंने इसको मासलेस मान लिया है, तो पिस्टन की वजह से तो कोई प्रेशर ही नहीं रहा, पिस्टन की वजह से कोई प्रेशर रहा ही नहीं। तो ऊपर कौन सा ओनली प्रेशर है सर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इसका मतलब कि अगर मैं देखूं, अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो ऊपर की तरफ प्रेशर है बच्चे आपका गैस का, और नीचे की तरफ प्रेशर है बच्चे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। गैस का प्रेशर कांस्टेंट है क्योंकि आइसोबारिक प्रोसेस है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कांस्टेंट ही होता है। तो है तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, है कि नहीं है? इसका मतलब कि पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर है? गैस के प्रेशर के बराबर। और वो क्या होगा बच्चे? कांस्टेंट होगा। समझ में आ गया सभी को? यस और नो? हाँ जी सर। है ना? ये तब है जब मैंने मासलेस पिस्टन लिया। मान के चलो कि नेक्स्ट केस लेके चलते हैं, व्हेन पिस्टन, लिख लो ऐसे, पिस्टन हैज मास m एंड एरिया a है। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा उस केस में, क्या हो जाएगा देखो। ऊपर की तरफ क्या है बच्चों? गैस का प्रेशर, ठीक है। नीचे की तरफ, नीचे की तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और पिस्टन का खुद का भी तो मास है। और भाई साहब मास की वजह से फोर्स क्या होता है सर? मास की वजह से फोर्स होता है mg, mg सर फोर्स होता है। और फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर होता है। इसका मतलब कि नीचे की तरफ लगने वाला प्रेशर एक्चुअली क्या होगा? एम mg बाय। उनमें एरिया है। समझ में आ गया? यस और नो? तो आप इसको लिखेंगे कौन सा प्रेशर है? प्रेशर बाय पिस्टन। यस और नो बच्चे, क्लियर हो गए? यस और नो? यस हाँ जी सर। सर। अब एक चीज बताओ, क्या अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये ऐसा नहीं बन जाएगा? पी गैस, ये ऊपर की तरफ है, बाकी नीचे की तरफ है, तो पी एटमॉस्फेरिक प्लस एम जी अपॉन में ए। मुझे एक चीज बताओ, एटमॉस्फेरिक क्या रहता है सर? वो तो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। सर मास क्या चेंज होगा पिस्टन का? बिल्कुल नहीं बच्चे, मास कैसे चेंज होता है? एम कांस्टेंट है। ए, सर एरिया चेंज हो सकता है सर? एरिया कैसे चेंज होगा? तो ये भी कांस्टेंट, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इक्वल टू। कांस्टेंट। सर में आया कि नहीं आया? यस और नो? हाँ सर जी सर। सर पहले केस में तो सर आपने पी गैस को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ले लिया था, तो सर इस बार गैस का प्रेशर कम नहीं होना चाहिए बच्चे? उस केस में हमने माना था कि इतना ही प्रेशर है कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। अब हो सकता हो गैस चेंज हो गई हो, उसके मॉलिक्यूल चेंज हो गए हो, कुछ और चीज चेंज हो गई हो, तो उस केस में बच्चों गैस का जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्लस पिस्टन का जो प्रेशर प्रोवाइड कर रहा है, दोनों के बराबर का है। वैसे कंफ्यूज नहीं होना सर, पहले में तो आपने गैस का ले लिया था, वो सॉरी एटमॉस्फेरिक के बराबर ले लिया था, इस बार इसमें ऑर्डर ऐड ऑन कर दिया। ऐड ऑन इस वजह से कर दिया क्योंकि वो इतने प्रेशर को झेल सकता है, ये भी तो हो सकता है उतने प्रेशर को वो झेल सकता है, इस वजह से ले लिया। क्लियर है बच्चों यहां तक? ठीक है। थर्ड केस देखो। थर्ड केस में मान के चलो कि पिस्टन को मैंने, ध्यान से देखो ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको कैसे अटेम्प्ट करना। मान के चलो पिस्टन को मैंने बच्चों, जो उसकी रॉड है, उस रॉड के हिस्से को मैंने स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया बच्चे, ठीक है। और इस स्प्रिंग की बच्चे मान के चलो के स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है।
के क्या है बच्चों? स्प्रिंग कांस्टेंट जो कि पिस्टन से अटैच्ड है। तो मान के चलो कि इस इनिशियली बच्चों प्रेशर P है, टेम्परेचर T1 है, वॉल्यूम V1। ठीक है। जैसे ही बच्चे मैंने इसको हीट प्रोवाइड किया, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा। वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो कंटेनर में जो पिस्टन है वो ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ जाने से ये कंप्रेस हो जाएगा। तो मैं मान के चल रहा हूं कि कितना लेंथ कंप्रेस हुआ। मान के चलो कि एक्स लेंथ कंप्रेस हुआ। एक्स लेंथ कंप्रेस हुआ। तो प्रेशर P रहेगा, टेम्परेचर T2 रहेगा, वॉल्यूम V2 रहेगा। क्लियर है? हाँ जी। चलो तो मैं जानना चाह रहा हूं कि अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं बच्चे तो कैसा बनेगा? देखो, ऊपर की तरफ गैस का प्रेशर है जो कि कांस्टेंट है। पिस्टन का भी खुद का मास भी है, मैं मान के चल रहा हूँ एरिया भी है। तो इसकी वजह से बच्चे एक तो डेफिनेटली एटमॉस्फेरिक प्रेशर, साथ में mg/a प्रेशर रहेगा जो कि पिस्टन का है। लेकिन अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, मैंने स्प्रिंग को बच्चों कंप्रेस किया, मैंने स्प्रिंग को कंप्रेस किया, और आपको पता है जिस डायरेक्शन में कंप्रेस करते हैं उसी उसकी डायरेक्शन में, उसकी ही अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है बच्चों? और स्प्रिंग फोर्स होता है ना? होता है। और आपको पता है स्प्रिंग फोर्स किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? के एक्स से। तो के एक्स अपॉन में एरिया, ये हो गया बच्चे पी विद स्प्रिंग। तो इसका मतलब कि पी गैस विल बी इक्वल्स टू पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यू टू पिस्टन, प्रेशर ड्यू टू, सर हाँ, यहाँ पे स्प्रिंग वाले में एरिया किसका लेंगे? एरिया देख। अब तू एरिया तो बच्चे इसी पे लगाएगा ना, यही वाला ही तो एरिया इस पे प्रेशर लगा रहा है। यस और नो? ओके सर। ठीक है, इसकी वजह से। लेकिन अगर आप देख रहे हो, देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट, लेकिन एक्स थोड़ा ना कांस्टेंट है। एक्स थोड़ी ना कांस्टेंट है। यस और नो बच्चों? एक्स तो वेरिएबल है मेरा, हाँ जी कितना सर। भी डिस्प्लेसमेंट कर सकता है। इसकी वजह से ये जो इक्वेशन होगी नॉन कांस्टेंट होगी। इसलिए करवाया था कि ये नॉन कांस्टेंट होगी। इसका मतलब कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नॉन आइसोबारिक रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन आपको इस तरीके से ही करना है। क्वेश्चन आपको इसी तरीके से ही करना है, लेकिन है ये नॉन आइसोबारिक। चलो तो सन में आ गया बच्चों, 3 केस हमने कर लिए डिफरेंट डिफरेंट। मेरे ख्याल से सन में आ गया होगा। क्लियर है यहां तक सभी को? हाँ जी सर। सर ठीक है। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि प्रेशर ऑफ गैस कांस्टेंट है। ठीक है। तो चेंज इन गैस कितना होगा बच्चों? प्रेशर, वो भी जीरो हो जाएगा। अगर वो जीरो हो जाएगा इसका मतलब कि क्या हो रहा है? प्रेशर कांस्टेंट है। किसके रिस्पेक्ट में? सर टेम्परेचर के भी और वॉल्यूम के भी। तो हमने देखा, हमने कैसा होता है बच्चों प्रेशर कांस्टेंट? चाहे टेम्परेचर बढ़ रहा है चाहे कम हो रहा है, हीटिंग हो रहा है, कूलिंग हो रहा है, हीटिंग हो रहा है, कूलिंग हो रहा है, प्रेशर मेरा क्या है? कांस्टेंट है। सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, ये इंपॉर्टेंट है। विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, क्योंकि सर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमने पढ़ा है सर जो वर्क डन बाय गैस होता है वो हमें प्रेशर वॉल्यूम के ग्राफ से भी निकाल सकते हैं। इस वजह से ये वाला ग्राफ इंपॉर्टेंट है। सर वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर क्या है बच्चे? कांस्टेंट है। सीधी लाइन आएगी, प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। इसका लेकिन लेट अस सपोज दिस वन इज इनिशियल वॉल्यूम, दिस वन इज फाइनल वॉल्यूम। प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। इसको अभी थोड़ा आगे जाके देखेंगे। तीसरी इक्वेशन, तीसरा ग्राफ तो हमें पता है, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में आ गया, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में आ गया।
अब तीसरा ग्राफ होगा वॉल्यूम और टेम्परेचर। और हमें पता है गैस की इक्वेशन क्या होती है। गैस की आइडियल इक्वेशन है बच्चे, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। वी इज इक्वल टू एन आर अपॉन में पी, जो कि कांस्टेंट है और टी वेरिएबल है। तो यहाँ से भी बिल्कुल सिमिलर पहले जैसी इक्वेशन बन जाएगी कि वॉल्यूम और टाइम टेम्परेचर के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा जिसका स्लोप बराबर होगा एन आर अपॉन में पी के। मेरे ख्याल से बात सब अच्छे से क्लियर हो गई होगी। यस और नो? क्लियर हो यस गई सर। सभी को? बना भी लिया होगा। आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चों। यस सर। ठीक है, तो अभी हमने देखा प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ, तो उसी को लेके चलते हैं। हम निकालने की कोशिश करेंगे क्या, वर्क डन निकालने की कोशिश करेंगे। तो मान के चलो कि बच्चे ये ग्राफ है, ये इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, वॉल्यूम, प्रेशर, मान के चलो वैल्यू क्या है, पी है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि वर्क डन वैसे था क्या, वर्क डन बाय गैस था सर, प्रेशर ऑफ गैस विद डी। वॉल्यूम कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, इनिशियल से फाइनल चेंज हो रहा है। सर इस बार ना गैस कांस्टेंट है, अब बाहर ले लो। अब ले सकते हो बाहर, क्यों? क्योंकि सर गैस प्रेशर का, गैस का प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। अब मैं बाहर ले सकता हूँ, इसको बाहर ले लो। डीवी के साथ वन ही बचा। वन का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, वी रहेगा। वी रहेगा तो लिमिट कहाँ से कहाँ है इसमें, इनिशियल और फाइनल। इसका मतलब कि ध्यान से देखो, ये बन गया वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो दैट मीन्स आई कैन से दैट दिस इज चेंज इन वॉल्यूम। तो वर्क डन बाय गैस विल नॉट बी इक्वल टू जीरो बट प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम होगा। अब ध्यान से सुनो, क्या टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है इस प्रोसेस में? पहले बताओ, क्या टेम्परेचर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सर हो रहा क्या होगा। टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा बच्चों? सर हो रहा होगा। हो रहा है ना? तो यस क्या सर। मैं इस इक्वेशन को, देखो और भी इक्वेशन बना सकता हूँ छोटी सी। देखो गैस का क्या मैं सोच सकता हूँ, इसे पी गैस इंटू वी फाइनल माइनस पी गैस इंटू वी इनिशियल। सर पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, मैंने सुना एन आर टेम्परेचर फाइनल, एन आर टेम्परेचर इनिशियल। एन आर कॉन्स्टेंट है, टेम्परेचर है, पी वी की जगह एन आर टी लगा दिया। तो क्या मैं सर यहाँ पे एन आर टेम्परेचर डिफरेंस भी ले सकता हूँ? क्यों नहीं ले सकते, ले सकते हैं। यही किसके बराबर है, पी गैस वॉल्यूम। तो मेरे ख्याल से इक्वेशन सन में आ गई होगी सभी, आगे सभी को। हाँ जी सर। यस सर। नेक्स्ट करें। दो मिनट। यस सर। नेक्स्ट आता है बच्चों, बता ही दोगे आप, आइसोथर्मल प्रोसेस। कैसी प्रोसेस होती है, क्या होता है इसके अंदर? आइसो टेम्परेचर कांस्टेंट। थर्मल। टेम्परेचर कौन? थर्मल है तो भाई साहब टेम्परेचर क्या होगा बच्चे इसके अंदर, कांस्टेंट हो जाएगा। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा सर, वो तो जीरो। जीरो। चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, जीरो बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि ध्यान से सुनो, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ध्यान से सुनना है, इसका मतलब एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, टी भी कांस्टेंट। इसका मतलब मैं क्या इसको इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, पी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर इस बार प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम को क्या होना चाहिए कांस्टेंट रहने के लिए, डिक्रीज। डिक्रीज करना चाहिए बच्चों, डिक्रीज करना चाहिए। तो मान के चलो कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, इनिशियली प्रेशर है P1, V1, टेम्परेचर है T। ऐसी प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं कहाँ पे, थोड़ा बहुत याद है कि जब हमने मेल्टिंग पॉइंट पर हीट देने पर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा था, याद है बच्चों?
हाँ जी सर। है ना। लेट्स सपोज वॉल्यूम मेरा क्या हो गया बच्चे, कम हो गया, V2 P2 T है। अगर V2 मेरा डिक्रीज कर गया तो इसका मतलब कि प्रेशर मेरा क्या हो गया है सर, बढ़ गया है इस केस में। टेम्परेचर क्या रहेगा सर, टेम्परेचर तो सेम रहेगा। और आपको पता है कोई भी दो वेरिएबल का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट होता है, अगर दो वेरिएबल का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट होता है तो उनके बीच में ग्राफ कैसा बनता है, रेक्टेंगुलर पैराबोला बनता है, जो कि कुछ इस टाइप का होता है ना। तो मान के चलो कि ये हो गया आपका इनिशियल वॉल्यूम, ये हो गया इनिशियल प्रेशर, ये हो गया आपका फाइनल वॉल्यूम, ये हो गया आपका फाइनल प्रेशर। और आप देख पा रहे होंगे कि नीचे की तरफ जा रहा है। सर इसका मतलब कि क्या इसमें नेगेटिव वर्क डन होगा, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। क्यों, क्योंकि सर वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो इसमें क्या होगा बच्चों, नेगेटिव वॉल्यूम। सर में आया कि नहीं आया, क्या ये बात सर में आ गई सभी को, यस और नो। ठीक है, ये तो एक सर ग्राफ हुआ। दूसरा ग्राफ, सर अब पीओटी के बीच बना लो क्या, बना लो। सर इस बार टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो मुझे सोच समझ के बताओ, हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी वर्टिकल लाइन आएगी, सर वर्टिकल। वर्टिकल आएगी। क्यों सर, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो या तो ऊपर की तरफ जाएगा या तो नीचे की तरफ आएगा। सिमिलरली ये भी या तो फिर ऊपर की तरफ जाएगा या तो फिर नीचे की तरफ आएगा, है ना। मेरे ख्याल से यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। क्लियर है बच्चों। यस सर। अब मैं यहाँ पे क्या निकाल सकता हूँ, अपना वर्क डन निकाल सकता हूँ। अब वर्क डन निकालते देखो। वर्क डन का फॉर्मूला क्या था बच्चों, वर्क डन का फॉर्मूला है गैस के द्वारा किया गया वर्क डन बाय गैस कैन बी कैलकुलेटेड एज एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ पी गैस एंड वॉल्यूम। और वॉल्यूम चेंज हो रहा है आपको पता है, वी इनिशियल से वी फाइनल तक। सब पी गैस की इक्वेशन तो क्या पुट कर सकते हैं बच्चे, आपको पी वी इज इक्वल टू एन आर टी पता है, पता है। तो P की वैल्यू क्या हो सकते हैं, एन आर टी अपॉन में V, ये पुट कर दो इसके अंदर। तो क्या हो गया बच्चे, एन आर टी अपॉन में V डी वी। अच्छे से पता है एन आर टी इस बार सारे के सारे कांस्टेंट है मेरे, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे बच्चे, बाहर आ जाएंगे। एन आर टी बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, वी आई वी एफ, वी अपॉन में वी। वन अपॉन में वी का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉगरिथमिक वी होता है। ठीक है, याद रखना, लॉगरिथमिक वी होता है, नेचुरल लॉग। ठीक है, अब लिमिट पुट करोगे तो आपको बता, सबसे पहले होगी कौन सी, हाइयर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए ए बाई बार। बी होता है। तो आपकी इक्वेशन आ गई एन आर टी इक्वल टू एल एन ऑफ दिस। क्योंकि पी इनिशियल वी इनिशियल इक्वल टू ये भी कांस्टेंट होगा, पी फाइनल और वी फाइनल भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। दोनों को डिवाइड कर दूंगा, कांस्टेंट कांस्टेंट कैंसिल करके वन दे देंगे। तो पी आई डिवाइड बाय पी एफ किसके बराबर आ जाएगा, वी एफ इधर आ जाएगा, वी आई इधर आ जाएगा। इसका मतलब कि वी एफ डिवाइड बाय वी आई किसके बराबर होगा, ध्यान से देखो, एन आर टी नेचुरल लॉग पी आई अपॉन में पी एफ। यहाँ पे वी एफ अपॉन में वी है, यहाँ पे पी आई अपॉन में पी एफ। किस केस में निकला सर, ये निकला आइसोथर्मल प्रोसेस। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। यस सर। हाँ जी सर। डायबेटिक प्रोसेस को हम थोड़ा बाद में समझेंगे,
पहले हम एक और लास्ट करते हैं, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, पी वी रेस टू पावर ए क्या होता है, या फिर गामा भी कई बुक में लिखा होता है, वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, जिसमें ए होता है, कई जगह लैम्डा होता है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, पॉलीट्रॉपिक कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें पी वी इजिकल टू एन आर टी नहीं है, पी वी रेस टू पावर ए है। वी ए की वैल्यू 1 भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है। इसका मतलब कि अगर ये कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट है, तो पी इनिशियल वी इनिशियल रेस टू पावर ए विल बी इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल रेस टू पावर ए क्या होगा, कांस्टेंट के बराबर हो। तो अगर मैं इसका वर्क डन निकालना चाहूँ, इस प्रोसेस में अगर मैं वर्क डन निकालना चाहूँ, तो वर्क डन आपको पता है क्या होता है, पी गैस इंटू डी वी। क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो मुझे वी आई वी एफ तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, ले लिया। अब सर ये बताइए कि यहाँ पे गैस की जगह क्या लिखूँ, मुझे गैस की जगह क्या लिखना चाहिए। मान के चलो कांस्टेंट आपने कुछ मान लिया, के मान लिया कांस्टेंट, क्या मान लिया, के मान लिया। ठीक है, तो इसको के मान लिया। ठीक है, तो अगर मैं इसको भी के ही मानना पड़ेगा, तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे यहाँ से, सर पी की वैल्यू हो जाएगी के अपॉन में वी रेज टू पावर ए। ये आते हैं बच्चों डेरिवेशन। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे वी आई पुट हो गया, वी एफ पुट हो गया, पी की जगह पुट कर दो के वी रेज टू पावर ए डी। सर के बाहर आ जाएगा, बिल्कुल बात सही है, इंटीग्रेशन डी वी वी रेज टू पावर, आपको पता है इसको मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ, वी रेज टू पावर माइनस है, और आपको अच्छे से पता है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, वी रेज टू पावर माइनस ए प्लस वन डिवाइड बाय माइनस ए प्लस वन, वी आई वी एफ के, इसको मैं वन माइनस से पुट कर दूं, वी एफ पुट करेंगे तो वी एफ रेज टू पावर वन माइनस ए, वी आई रेज टू पावर वन माइनस, ये बन गया बस। ठीक है बच्चों, अब के था क्या, के की जगह मैं लिख सकता हूँ वी एफ के साथ में लिख दूंगा दिस वाला, और इसके साथ में लिख दूंगा ये वाला पोर्शन। तो मैं इसको सेपरेटली लिख रहा हूँ, देखो मैं लिख रहा हूँ उसको के टाइम्स वी एफ वन माइनस ए, के टाइम्स वी आई वन माइनस ए डिवाइड बाय वन माइनस ए। इस वाले के की जगह मैं लिखना चाहता हूँ पी एफ वी एफ रेज टू पावर ए वी एफ वन माइनस ए पी आई वी आई वी आई वन माइनस ए डिवाइड बाय वन माइनस ए। अगर मैं ऐड करूं, देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, वन माइनस ए प्लस ए से कैंसिल बन जाएगा, तो बच्चे क्या बनेगा मेरे पास, सब मेरे पास बचेगा ओनली, देखो पी एफ वी एफ, यहाँ पे क्या बचेगा, तो बच्चों सिमिलरली पी आई वी आई डिवाइड बाय वन माइनस। देखो प्रेशर भी चेंज है, वॉल्यूम भी चेंज है। लेकिन अब आपको पता है कि सब जनरल इक्वेशन क्या होती है, पी वी इजिकल टू एन आर टी होती है। तो अगर ये भी चेंज कर रहा है, ये भी चेंज, मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना, तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो मतलब एन आर तो कांस्टेंट ही होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर डिवाइड बाय वन माइनस, या फिर और अच्छे से लिखना चाहूँ तो वन माइनस, ये हो गया वर्क डन बाय गैस। ये सारे के सारे फॉर्मूले हैं। समझ में आ गया बच्चों, यस और नो। ठीक है, हाँ यस जी सर। सर। ये थी हमारी, इन्हीं प्रोसेस को समझना था जिसके हमने इंडिविजुअल वर्क डन निकाला है। अभी तो देखो हमने क्वेश्चन नहीं किया, क्वेश्चन थोड़ा और हम वेट करते हैं, क्योंकि इसमें एक और टर्म आएगी, उसके बाद ही थोड़ा हम क्वेश्चन लगाने करेंगे।
चलो नेक्स्ट स्टार्ट होता है बच्चों, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। ये क्या कहता है बच्चों, मान के चलो कि कोई कंटेनर है, ना मैं इसको रिजिड बोल रहा हूँ ना मैं किसी और अदर टाइप का कंटेनर बोल रहा हूँ, सिंपल एक कंटेनर है, ठीक है। और उस कंटेनर में मान के क्लोज कंटेनर है ये। उस कंटेनर में मान के चलो एन नंबर ऑफ होल्स, मोल्स है बच्चों, एन नंबर ऑफ मोल्स है। और टेम्परेचर क्या है बच्चे उसका, टी है। टेम्परेचर क्या है उसका, टी है। तो उस केस में इंटरनल, इसकी खुद की इंटरनल जो एनर्जी होगी, स्टेट स्टेट फंक्शन की वजह से जो उसकी खुद की इंटरनल एनर्जी होगी, वो कितनी रहेगी बच्चे, वो रहेगी F/2 nRT। याद रख लो क्या रहेगी, F/2 nRT, जिसमें F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है। जैसा कि आप सभी ने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है बच्चों, डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी निकालते हैं, फिर हम ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं, फिर उसमें भी बच्चे टाइप्स होते हैं, डायटोमिक, मोनोटोमिक, ट्राइएटोमिक, ठीक है, पोलिटोमिक, इन सब की। और इस सब की वैल्यू आपको पता भी है केमिस्ट्री में। बस हमें डायरेक्टली ये बोल दिया जाएगा कि अगर मान के चलो हीलियम है, तो ये बच्चों आपका मोनोटोमिक है, तो इसमें एफ की वैल्यू क्या पुट होगी, 3 पुट होगी। अगर डायटोमिक है, ऑक्सीजन है, O2 है, तो उसमें क्या पुट होगी, उसमें 3, जो भी 4 है, जो भी 5 है, वो वैल्यू पुट होगी। तो इस तरीके से वैल्यू आपको क्या करनी है बच्चों, डायरेक्टली पुट करनी है। एग्जामिनर नहीं देगा, बस तो आपको जैसी एटम देखना, एटम को देखने के बाद आपको वैल्यू पुट कर देनी है। समझ में आ गया, समझ में आ गया बच्चों, यस और नो। यस सर। ठीक है, वैल्यू देखी, काम खत्म बस। तो चेंज इन वॉल्यूम कैसे होगा, सर देखो, चेंज इन वॉल्यूम, सॉरी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज हो सकती है। सर इंटरनल चेंज एनर्जी तो सर देखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम तो चेंज होने सरा, एन चेंज भी होने सरा, आर क्या है सर, वो भी गैस कांस्टेंट है। तो सर मेरे ख्याल से टेम्परेचर के चेंज होने से सर उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकती है। मतलब कि अगर मैं हीट प्रोवाइड करूं बच्चे, तो उसका टेम्परेचर चेंज होगा कि नहीं होगा, सर बिल्कुल होगा टेम्परेचर चेंज। इसका मतलब कि सर यहाँ पे बच्चों चेंज इन एनर्जी जो होगी, उसकी खुद की इंटरनल एनर्जी, वो किसके बराबर होगी, F/2 nR डेल्टी। और ये क्या होगा बच्चों, चेंज इन टेम्परेचर, इसकी वजह से हो रहा है। और आपने अभी पढ़ा है चेंज इन टेम्परेचर क्या, कैसे लिख सकते हैं सर, हम लिख सकते हैं फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। और इसको भी कैसे लिख सकते हैं, देखो, nRTF माइनस nRTI। अब nRTF को हम कैसे लिख सकते हैं सर, nRTF तो सर जैसे PV इजिकल टू nRT होता है, सर यहाँ पे फाइनल है तो यहाँ पे भी फाइनल, यहाँ पे भी फाइनल हो सकता है। सर फाइनल क्यों ले रहे हो आप, सेम क्यों नहीं ले रहे। अभी मैंने ये थोड़ा बोला कि कौन सी टाइप ऑफ प्रोसेस है, तो मैं अभी फाइनल फाइनल मान के चल रहा हूँ, सुनाई दे रहा है, मैं फाइनल फाइनल मान के चल रहा हूँ। जब आप मेरे को टाइप ऑफ प्रोसेस बताओगे ना कि सर आइसोथर्मल है या कौन सी प्रोसेस है, तब मैं चेंज करूंगा। अभी तो मैं बिल्कुल बेसिक मान के चल रहा हूँ, ये फॉर्मूला है। अब जब आप बोलोगे मान के चलो, देखो, मान के चलो कि आइसोथर्मल प्रोसेस ही है, वैसे तो आप अभी मैं कराऊंगा, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज होता है, सर वहां तो टेम्परेचर चेंज ही नहीं होता, क्योंकि आपने बताया टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो उस केस में इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, सर उस केस में इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चे, 0। चेंज इन, और इंटरनल एनर्जी मैं बोल रहा हूँ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, सर वो 0 बन जाएगी। बात सर में आ गई सभी को, यस और नो, यस सर। एवरीवन, है ना। एक और चीज इंपॉर्टेंट है, अभी तो मैं हम सबकी निकालेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज समझो। जब हम वर्क डन निकाल रहे थे, मैंने आपको एक ग्राफ समझाया था, जब हम वर्क डन निकाल रहे थे तो हमने बोला था, कुछ इस टाइप का ग्राफ बोला था कि मान के चलो कि अगर ये ऐसे है और एक है ऐसे सीधा जा रहा है, दोनों में अगर देखें तो वर्क डन डिफरेंट डिफरेंट होगा। क्यों सर, यहाँ पे एरिया डिफरेंट है
और इसका भी एरिया क्या है बच्चों, डिफरेंट है। मानते हो कि नहीं मानते, है ना बच्चे। मान के चलो कि एक एक कर्व ऐसे, और एक एक कर्व मान के चलो ऐसे जा रहा है बच्चों। ये है पी इनिशियल, वी इनिशियल, ये है पी फाइनल, वी फाइनल, है ना। एक ऐसे पास से जा रहा है, एक इस पास से जा रहे हैं। तो पहले वाला जो वर्क डन है और दूसरे वाला वर्क डन है, दोनों में अंतर है। क्यों सर, पहले वाले वर्क डन में एरिया अंडर दिया होगा पी आई वी, ये वाला यहां तक। और सर जो दूसरे वाले में वर्क डन होगा वो होगा यहां से लेकर यहां तक, ये वाला। तो दोनों में वर्क डन का डिफरेंस है ना। इसका मतलब बोलूंगा कि W2 ग्रेटर देन क्या होगा बच्चों, W1 रहेगा। मानते हो कि नहीं मानते, यस और नो, है ना। यस हाँ सर। जी। लेकिन क्या दोनों प्रोसेस में प्रेशर और वॉल्यूम तो वही है ना, पी आई पी एफ, वी आई वी एफ। दोनों के लिए देखो, इस वाली लाइन के लिए सर पी आई वी आई, पी एफ वी आई, और दूसरी वाली लाइन के लिए भी पी आई वी आई, पी एफ वी एफ। इसका मतलब कि यहाँ पे चेंज इन एनर्जी सेम रहेगी दोनों की। इसका मतलब कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ। ठीक है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, इनिशियल और फाइनल के ऊपर डिपेंड करेगा। सर में आ गया बच्चों, यस और नो। इनिशियल और हाँ जी। फाइनल के बीच में डिपेंड करेगा, ठीक है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। वर्क डन विल डिपेंड ऑन पाथ, लिख लो, वर्क डन विल डिपेंड ऑन पाथ, इंटरनल एनर्जी विल नॉट डिपेंड ऑन पाथ। तो अब जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। पहला केस, पहला केस क्या था भाई, जो भी मैंने बताया था। जैसे कि मान के चलो आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल में क्या चीज कांस्टेंट होती है सर, टेम्परेचर टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट थोड़ी, टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा सर, वो जीरो। तो जीरो बन जाएगा। जीरो। तो बनने से चेंज इन एनर्जी कितना हो जाएगा, जीरो। चेंज इन एनर्जी क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा, खत्म कहानी। नेक्स्ट, दूसरा क्या पढ़ा हमने, आइसो बारिक। बारिक। आइसो बारिक में याद करो, कुछ भी ऐसा कोई फॉर्मूला शुरू से याद करो। सब प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट है तो चेंज इन प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो। तो इसका मतलब कि जो मेरी चेंज इन एनर्जी थी सर, उसका फॉर्मूला याद करें सर, वो था F/2। सर टेम्परेचर भी तो वेरिएबल करता है, हाँ करता है, ठीक है। लेकिन एक और भी तो लिखवाई थी, F/2 P एफ वी एफ माइनस पी आई वी आई। आई। सर प्रेशर तो सेम है। मैंने कब मना किया, मैंने थोड़ा ना बोल रहा हूँ कुछ, मैं भी तो यही बोल रहा हूँ प्रेशर सेम है। तो क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, देखो F/2 P वी एफ माइनस वी आई। समझे कि नहीं समझे, टफ थोड़ी ना है। और इसको चेंज इन वॉल्यूम बोल सकता हूँ सर, क्यों नहीं बोल सकते, वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम है, चेंज इन वॉल्यूम है। तो अगर वॉल्यूम में चेंज हो रहा है तो मैं क्या इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, NR∆T। अरे सर ये तो पहले ही लिख दिया था आपने, ये क्यों बता रहे हो, ये तो आपने पहले ही लिख दिया था ना, ये रहा। ये बताए क्यों रहे हो, ये तो हमें पहले से पता है। फिर भी, फिर भी बताने में क्या दिक्कत है। सर में आ गया कि नहीं आ गया बच्चों, ये और नो। यस सर। हाँ जी सर। और थर्ड प्रोसेस, आइसोकोरिक। लिखो आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में क्या देखा था, वॉल्यूम वॉल्यूम कांस्टेंट। कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो बिल्कुल, मैं तो डायरेक्ट, अब मैं तो सर मैं इतना इंटेलिजेंट हूं कि सर मैं तो अब डायरेक्ट लिख दूंगा, देखो कैसे। सर देखो, फिर भी आप करवा ही दो, फिर भी आप करवा दो। लेकिन मुझे पता चल गया है आप क्या लिखने वाले हो, आप लिखने वाले हो वी पी एफ माइनस पी आई, यस और नो। हाँ जी और ये सर। होगा डेल पी। और आपको पता है डेल पी इंटू वी हम क्या लिख सकते हैं सर, ये तो आपने पहले ही बता चुके हो, बार बार क्यों बता रहे हो। जितनी बार लिखोगे उतनी बार दिमाग में छप जाएंगे चीज।
बस मेरे ख्याल से अब तो फॉर्मूले भी याद हो गए होंगे, फॉर्मूले भी याद हाँ हो जी गए होंगे, सर नो, है ना। बस तब इन दोनों की वर्क डन बाय द गैस और वर्क डन बाय, सॉरी, इंटरनल चेंज इन एनर्जी, इन दोनों को ही कंबाइन करके बच्चे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताया गया। तो थर्मोडायनेमिक्स में ये बताया गया कि अगर हम कोई गैस है जो कंटेनर में फिल्डेड है, चाहे वो पिस्टन के थ्रू क्लोज्ड हो या फिर टोटली ओवरऑल क्लोज्ड हो, अगर हम उसको हीट प्रोवाइड करें, ध्यान सुनो, अगर हम उसको हीट प्रोवाइड करें, दैट हीट विल बी यूज्ड, या तो वो क्या करेगी, अपनी इंटरनल एनर्जी चेंज करेगी, ध्यान सुनना है, या तो वो अपनी इंटरनल एनर्जी चेंज करेगी गैस, या एक्सपेंड करेगी या कंप्रेस करेगी, या फिर दोनों होंगी। दोनों का मतलब, दोबारा सुनो, अगर मैं हीट प्रोवाइड करूंगा, हीट का है ना सिंबल, मैं हीट प्रोवाइड करूंगा, या तो या तो वो बच्चों अपनी इंटरनल एनर्जी चेंज करेगी, या फिर वर्क डन होगा, और वर्क डन होगा या तो कंप्रेस करेगा तो एक्सपेंड करेगा, या फिर दोनों में से एक होगा, या तो फिर दोनों के दोनों, या तो दोनों के दोनों। वैसे कई बुक में यहाँ पे चेंज इन वर्क डन भी लिख रखा है, लेकिन वर्क डन चेंज होना था, वर्क डन तो वर्क डन ही होता है। ठीक है, फिर भी चलो बुक के हिसाब से चलते हैं। डेल क्यू किसके बराबर होता है, डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। ये किसने बोला, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने बोला बच्चों। क्लियर, क्लियर। हाँ जी सर। ठीक है, तो लिख लो जल्दी से, लिखो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स is a statement of conservation of energy applied to any system। ये आता है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, तो हर एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान सुन लो। यहाँ पे क्या हो रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो रही है बच्चों। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज अ स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी applied to any system which states that which states that the heat given to a system the heat given to a system the heat given to a system is either used in doing external work, either used in doing external work, or increases the internal energy of the system, increases the internal energy of the system, or both, और बोथ केस हो सकते हैं। सर में आगे बच्चों, यस और नो। हाँ जी सर। तो यस ये सर। क्या है, ये आपकी हीट सप्लाइड है, लिख लो इक्वेशन। ये आपकी इंटरनल एनर्जी है या फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, और ये क्या है बच्चों, वर्क डन बाय सिस्टम है। इसका मतलब कि जो आपने डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के लिए निकाले थे ना चीजें, उसको हमें बस कंबाइन करना है। सर कंबाइन का मतलब, जैसे छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं आइसोथर्मल का। वैसे तो बोलोगे तो तीनों का ही कर देंगे, पर लेट्स सपोज आइसोथर्मल लेके चलते हैं। आइसोथर्मल, दोबारा बताओ, आइसोथर्मल में क्या होता है। सर आइसोथर्मल में चेंज इन टेम्परेचर कितना होता है, जीरो। 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 चेंज इन टेम्परेचर जीरो होने से इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आता है, जीरो।
जीरो। अरे एफ बाई टू एन डेल टी, एन आर डेल टी, जीरो। तो इसका मतलब कि जो भी मैं हीट प्रोवाइड कर रहा हूं, ध्यान से सुनो, जो भी मैं सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रहा हूं, वो सारी की सारी हीट यूज हो रही है वर्क डन में। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? सारी की सारी यूज हो रही है बच्चे, वो हीट वर्क डन में यूज हो रही है। इंटरनल कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। कई बात समझ में आ गई? और वर्क डन आप आइसोथर्मल का निकाल ही चुके हैं। निकाल चुके नहीं निकाल चुके हो? निकाला है? हाँ जी सर। है ना? बस तो फिर, बस तो फिर सर, ऐसे ही अगर आप मेरे को थोड़ा सा ज्ञान दे दो, बस एक और ले लेते हैं, आइसोकोरिक ले लेते हैं। आइसोकोरिक में क्या होता है? आइसोकोरिक सर वॉल्यूम, सर वॉल्यूम डेल्टा कांस्टेंट वी होता है। जीरो। सर डीवी जीरो होता है। सर डीवी जीरो होता है ना? ठीक है। सर अगर डीवी जीरो होता है तो सर उसमें तो वर्कडन जीरो हो जाता है, याद करो। सर देर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, नो चेंज इन वॉल्यूम, इसका लकी वर्कडन हो जाता है बच्चे जीरो। इसका मतलब कि ना यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है, ना ही यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है गैस का। सारी की सारी जो इंटरनल हीट, मतलब जो भी आपने हीट प्रोवाइड करी, वो इंटरनल चेंज में लग गया, इंटरनल चेंज इन एनर्जी में लग गया। वर्कडन क्या हो गया? जीरो हो गया। सन में आ गया बच्चों, यस और नो? यस सर। और डेल्यू का फॉर्मूला तो आपको अभी निकाला ही था, एफ बाई टू एन आर डेल्टी, है ना? एफ बाई टू एन आर डेल्टी। और एन आर डेल्टी की जगह आप पुट कर सकते हो पीवी, लेकिन वी तो कांस्टेंट है, प्रेशर चेंज होगा तो वी इंटू डेल पी। बस खत्म, यही फॉर्मूला लगाना है, आंसर निकालना है। फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो। अब हमने तो कम से कम कितनी बार इन चीजों को समझ लिया है। अब देखो, हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करेंगे, बस दो तीन क्वेश्चन करेंगे फिर बस खत्म। तो देखो, लिखो क्वेश्चन लिखो। लिखो कि एक रिजिड कंटेनर है, रिजिड कंटेनर, इसमें गैस फिल्ड है बच्चे, इतनी ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस जिसका मास है बच्चे 50 ग्राम। ठीक है, 50 ग्राम है। इसको हमने गर्म किया, हीट प्रोवाइड की हमने इसको। ठीक है, हीट प्रोवाइड करी ताकि टेम्परेचर डिफरेंस आ जाए, या टेम्परेचर चेंज हो 27 डिग्री सेल्सियस से 47 डिग्री सेल्सियस। इससे मतलब कि डेल टी कितना आ गया? सर ये टी किस में लेंगे, टेम्परेचर में, डिग्री सेल्सियस में, केल्विन? बच्चे केल्विन में लेंगे। पर आपको पता है चेंज इन टेम्परेचर तो हम किस में भी ले सकते हैं, दैट विल बी सेम बिकॉज लीनियर स्केल है। तो कितना आएगा बच्चे? 20 डिग्री सेल्सियस। ये और नो, है ना? यस सर। और क्या निकालना है? हाँ, एक और चीज होती है, गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट की वैल्यू पता है आप सभी को? यस हाँ सर। जी सर। क्या होती है? ट्वेंटी एट टू पॉइंट थ्री फोर। पॉइंट है ट्वेंटी टू एट पॉइंट पॉइंट फोर 22.4। 273। इसमें याद रखनी है आपको, ज्यादातर ध्यान एट रखना, पॉइंट एक थ्री फोर फोर 4 जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, या तो ये याद रख लो, ये जैसे ही बोल रहा है 1.987 जूल को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया बच्चे? कैलोरी। कैलोरी। बस, मैं तो कहूंगा इसी को ही याद रखो बस, 8.314 को, 8.314 को याद रखोगे तो याद है बस। ठीक है, तो याद रखना, फिर सारे स्टैंडर्ड यूनिट में होने चाहिए सब कुछ। ग्राम को किलोग्राम में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, हर चीज स्टैंडर्ड में लिख डालो बस। ठीक है, आगे बढ़े अब क्वेश्चन में। ठीक है, मेरे ख्याल से सारी वैल्यू तो आई गई है। हाँ तो लिखो, क्वेश्चन लिखो। फाइंड वर्क डन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी
हीट गिवन टू द सिस्टम, बस दो चीज निकालो, तीसरी तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। सर ये तो आपने बताया नहीं, ये इसमें कौन सी प्रोसेस है बच्चे? रिजिड कंटेनर बोल रखा पहले से ही, रिजिड कंटेनर में क्या वॉल्यूम चेंज होता है? नो सर। लिख लो। ड्यू टू, वैसे तो सर होगा तो सही। सर आपने अभी जस्ट पहला चैप्टर पढ़ाया था ये वाला, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। पर बच्चे उसमें थर्मल प्रॉपर्टी में अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो वॉल्यूम चेंज होता है वो 10⁻⁻⁶ होता है बस। याद करो, ऐसे क्वेश्चन देखे थे ना हमने, 10⁻⁻⁶। अब उसको क्या ही कंसीडर करूंगा मैं, 0.000 को। वैसे तो चेंज होगा लेकिन इतना माइन्यूट चेंज होगा कि उसको मैं कंसीडर यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। इस वजह से बच्चे हम मान के चलते हैं कि वो कांस्टेंट है। समझ में आ गया? ठीक है। ड्यू टू रिजिड कंटेनर चेंज इन वॉल्यूम ऑलमोस्ट क्या है बच्चे आपका? जीरो। तो चेंज इन वॉल्यूम की जीरो होने की वजह से जो वर्क डन हमने पढ़ा है गैस का, जो कि हमने कुछ इस तरीके से पढ़ा है, गैस का प्रेशर इनटू डीवी, तो डीवी के जीरो होने से वर्क डन भी क्या होगा? जीरो। तो पहला पार्ट तो सर वर्क डन जीरो ही हो गया, बात ही खत्म। सर दूसरा बता दो जल्दी से। दूसरा करेंगे तो बच्चे चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला क्या है सर? F/2 NR∆T। प्रेशर पता नहीं है तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए। सर डिग्री ऑफ फ्रीडम, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कैसा आइटम है बच्चों? डायटोमिक। डायटोमिक। डायटोमिक की क्या होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम? 5। 5 लिख लो। मोनो एटॉमिक, एक मिनट टेबल यहाँ बना तो लिखो। मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, अरे मीटिंग के हाथ अगर रखी है बिल्कुल ही। ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर, और ट्राई एटॉमिक लीनियर। इसमें होती है बच्चे 3, 5, 6 और 7। इसमें एग्जाम्पल में दे सकते हैं, जैसे हीलियम है, नियन है, आर्गन है, इसमें है ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, इसमें H2O है, इसमें CO2 है, बेरियम Cl2 है। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, इन एग्जाम्पल के डायरेक्टली आप कर सकते हैं। ठीक है, बना ली टेबल सभी ने? क्लियर है? यस सर। सर लीनियर और नॉन लीनियर का मतलब क्या है? वो हम पढ़ेंगे। लीनियर नॉन लीनियर का मतलब है कि एक लाइन में नहीं है, जैसे ऑक्सीजन एटम होता है ऐसे होता है ना बच्चे। ओके सर। और CO2 कैसे होता है? ये लीनियर है, ये नॉन लीनियर है। ठीक है, ओके सर। ये हम पढ़ेंगे वैसे। ठीक है, जब हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में करेंगे तो और अच्छे से डिटेल में, जिसमें हम निकालेंगे। अभी तो बस फॉर्मूला समझ, बस वैल्यू समझ लो तो हम डायरेक्ट निकालेंगे। चलो, तो ये तो पता चल गया कि O2 लिया था। O2 पे सर क्या लेंगे हम? 5 लेंगे, तो आ गया 5/2 आ गया। R की वैल्यू 8.314 आ गया। डेल टी सर चेंज इन 20 डिग्री, सारी स्टैंडर्ड वैल्यू पुट करें बस। सर एन क्या लेंगे? अब देखो एन क्या है। एन क्या होता है बच्चों? एन नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? वन मास अपन गिवन मोलर मास मास। अपॉन मोलर मास। है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास, सही बात है। गिवन मास कितना है आपका? 50। मोलर मास कितना होता है बच्चे इसका, ऑक्सीजन का? 16। 16। है कितना? सही बोल रहे हो, बोलो बोलो। 16। 32। O2 भी तो है। यस। भाई क्या पढ़ते हो केमिस्ट्री तुम? 32 नहीं होगा, O2 है। सिंगल का 16 होता है, डबल होता है का तो यस सर। 32। ठीक है, सारी वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। ये कट गया 10 से, ये हो गया 25,2500 इंटू 8.314 डिवाइड बाय 32। चेंज एनर्जी है तो जूल में ही आएगा। जूल में है ना आपकी रीडिंग?
चेंज एनर्जी आएगा तो जूल में आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा बस। क्लियर है? यस और नो? हाँ यस जी सर। सर। बस हो गया। नेक्स्ट करो, एक और करते हैं। मान के चलो कि पिस्टन है, उसको मैंने फिक्स कर दिया बच्चे। फिक्स्ड है, अगर फिक्स्ड है तो वॉल्यूम तो चेंज होने से रहा, और इसके अंदर गैस है वो हीलियम की गैस है। हीलियम की गैस है और उसको मैंने हीट प्रोवाइड किया। हीट प्रोवाइड करने पे मैंने बोला कि इसका टेम्परेचर चेंज होना चाहिए बच्चे 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इसके अंदर जो गैस है वो है, मान के चलो 5 मीटर क्यूब की गैस, 5 सेंटीमीटर की। ठीक है बच्चों? हाँ जी सर। ठीक है, यस सर। हाँ जी ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? अच्छा सर, वॉल्यूम दिया है तो प्रेशर भी गिवन होना चाहिए, तो प्रेशर में जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है 5 एटॉमिक और 2 एटॉमिक प्रेशर, 2 से 5 में आ रहा है। तो प्रेशर चेंज ये है, ये है, ये है, ये है। तो साफ सा पता चल रहा है जब यही फिक्स है तो वॉल्यूम मेरा फिक्स हो गया। वॉल्यूम मेरा फिक्स होने से वर्क डन मेरा क्या होगा? जीरो। क्यों? क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम क्या है बच्चे? जीरो है। सेकेंड, चेंज इन इंटरनल एनर्जी सर वो फॉर्मूला होता है F/2 NR∆T। सर आपने टेम्परेचर तो दे रखा है, हीलियम भी दे रखा, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। अच्छा बाई चांस मैंने टेम्परेचर नहीं दिया होता, नहीं दे रखा होता, तो आप क्या यूज करते? F/2। सर यहाँ पे NRT की जगह आना चाहिए PV, लेकिन यहाँ पे सर वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा, तो वॉल्यूम आएगा एज इट इज, चेंज इन प्रेशर आ जाएगा। कौन सा? हीलियम। हीलियम का फ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम अभी देखा था, 3 होता, तो 3/2। सर वॉल्यूम है 5 सेंटीमीटर क्यूब। सर 5 सेंटीमीटर क्यूब को मुझे लिखना चाहिए 5 × 10⁻⁶। ठीक है, क्योंकि मीटर क्यूब में स्टैंडर्ड वैल्यू। चेंज इन प्रेशर कितना है? 5 - 2 चेंज इन प्रेशर है, वो हो जाएगा 3। तो मेरे ख्याल से 3 × 5 × 3/2 × 10⁻⁶ जूल। सन में आ गया? हाँ जी सर। क्लियर बच्चों? यस सर। ठीक है।